सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज के हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो यह जो वीडियो है इस सप्ताह का, इस वीडियो पर हम लोग आज अपठित गद्यांश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। यह अपठित गद्यांश आप कुछ रचनात्मक कार्यों के साथ होगा, अर्थात हम लोग इसमें लैब की एक्टिविटी भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी एक्टिविटी। और इसके लिए मैं कुछ निर्देश देना चाहूंगी आप लोगों को। निर्देश मेरा यह है कि आप लोग अपनी जो है पुस्तिका, लिखने वाली पुस्तिका यानी नोटबुक लेकर बैठे और उसके साथ पेंसिल भी लेकर बैठे और ये इरेजर लेकर बैठे, क्योंकि कहीं पर अगर आपको कुछ लिखना हो, कोई अर्थ जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या आपको तुरंत पता चला हो तो आप लिख लें, क्योंकि आगे इस अपठित गद्यांश से इसी वीडियो में ही आपको उत्तर भी चुनना है, तो इससे आपको सुविधा होगी। और कितनी बार यह भी होता है कि जब आप कहानी या अपठित अंश को पढ़ेंगे तो आपको कुछ अर्थ या कुछ बातें याद रहे तो आप वहां पर लिख सकें। चलिए आरंभ करते हैं। तो गद्यांश क्या है पहले मैं उसको थोड़ा सा बता दूं, और गद्यांश के लिए क्या हमें ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर, इस चीज पर भी मैं चर्चा करूंगी। उसके बाद आपके सामने अभ्यास कार्य रहेगा जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उत्तर भी देंगे। इससे आपको अपठित गद्यांश के माध्यम से आप कैसे अभ्यास पूर्ण कर सकते हैं यह भी आप सीख जाएंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है पहले से नहीं पढ़ा हुआ गद्य खंड। अर्थात गद्यांश में बहुत बार कहानी होती है, कोई निबंध हो सकता है या कोई घटना हो सकती है, तो इसीलिए उसे गद्य खंड कहा गया है। आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पर अपठित गद्यांश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, मैं पढ़ती हूँ। गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़कर उसका अर्थ समझें। गद्यांश के मुख्य बातों को रेखांकित करें। प्रश्नों को पढ़कर उसके उत्तर गद्यांश में खोजें। यानी आपको प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको गद्यांश से ही देने हैं। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दें। क्या करें? अपने शब्दों में दें। उत्तर सरल और सहज भाषा में होनी चाहिए। तो ये रहा कि प्रश्नोत्तर जब आपका ये लिखित होगा तो बहुत हद तक ये जो नियम आपको पालन करने होंगे, लेकिन अभी के समय में हम लोग जो है वह विशेष करके वैकल्पिक प्रश्नों को कर रहे हैं, ऑप्शनल प्रश्नों को कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपठित गद्यांश आपके सामने है, चलिए मैं इसे पढ़ देती हूँ। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। मेरा ये कहना यह है कि मैं जब ये पढ़ रही हूँ तो आप पूरी तरह से अपना ध्यान यहाँ पर रखें, तब आपको यह अपठित गद्यांश जो है अच्छी तरह समझ में आएगा, अन्यथा यह समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो शिक्षित मनुष्य ही राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकते हैं। वैसे तो मनुष्य की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और उसकी प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, जो नवजात शिशु में संस्कारों को सिंचित करती है। जो माँ होती है अपने नन्हे नए जन्मे शिशु में संस्कारों को सिंचित करती रही है। जब तक बच्चा विद्यालय जाने के योग्य नहीं हो जाता, यानी बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता, विद्यालय जाने के करीब नहीं हो जाता, परिवार में माँ के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी उसके गुरु की भांति उसे शिक्षित करते रहते हैं। परिवार के बाद शिक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्थान विद्यालय होता है। यहाँ आकर उसका सर्वांगीण विकास यानी पूरा संपूर्ण विकास
होता है। विद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान के अलावा उसे नृत्य, संगीत, खेल कूद आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रों द्वारा अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलों का चयन किया जाता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलों का चयन किया जाता है। चुनी हुई गतिविधियों में दक्षता प्राप्त करने के लिए वे दिन रात बहुत परिश्रम करते हैं। विद्यालय के शिक्षक भी उनमें जान डालने का कार्य करते हैं। यानी मैंने शिक्षक भी मेहनत करते हैं और वे बच्चे जो होते हैं वे भी दिन रात परिश्रम व मेहनत करते हैं। तभी ऐसे विद्यार्थी देश का नाम विश्व में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा सकते हैं। स्वर्ण अक्षरों में यानी सोने के, उनके नाम सोने के स्याही से लिखा जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया अपठित गद्यांश की शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है और माँ जो होती है उसकी प्रथम गुरु होती है। तो चलिए अब हम लोग जो है इससे जुड़े हुए अभ्यास कार्य करते हैं। अभी जो हम लोगों ने अपठित गद्यांश पढ़ा है उसी पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। तो चले आरंभ करते हैं। शिक्षा के बिना मनुष्य किसके समान होता है? पहला प्रश्न है, शिक्षा के बिना मनुष्य किसके समान होता है? याद है, पहाड़ के समान होता है, बेकार होता है, पशु के समान होता है, फूल के समान होता है। क्या होगा उत्तर? सोचा है आपने? हाँ, चलिए मैं उत्तर बता देती हूँ आपको। पशु। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न, मनुष्य की प्रथम गुरु कौन होती है? मनुष्य की प्रथम गुरु कौन होती है? दादा, शिक्षक, ऋषि, माता। आपने अभी पढ़ा भी है, आपने सोच लिया है इसका उत्तर। चलिए अब मैं बता देती हूँ इसका उत्तर। माता। मनुष्य की प्रथम गुरु उसकी माता होती है। मनुष्य माता की गोद में ही सबसे पहले सीखना आरंभ करता है। अब है प्रश्न 3, परिवार के बाद मनुष्य कहाँ शिक्षा प्राप्त करता है? पड़ोसी से, विद्यालय में, शहरों में, गांव में। अब आप सोचिए क्या उत्तर होना चाहिए। परिवार के बाद मनुष्य कहाँ शिक्षा प्राप्त करता है? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, विद्यालय में। परिवार के बाद मनुष्य विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ें। कैसे मनुष्य राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकते हैं? सक्रिय मतलब एक्टिव के साथ, एक्टिवली यानी बहुत ज्यादा अच्छी तेजी से काम करने वाले। तो आप बताइए क्या होगा? कैसे मनुष्य राष्ट्र की प्रगति में बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से योगदान कर सकते हैं? अनपढ़ लोग। क है अनपढ़, ख है शक्तिशाली, ग है शिक्षित, घ है इनमें से कोई नहीं। आपने उत्तर सोच लिया है? हाँ, चलिए मैं अब आपको उत्तर बता देती हूँ। शिक्षित मनुष्य, पढ़ा लिखा मनुष्य राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकते हैं। तो आप भी मानते हैं ये बात कि शिक्षा से बहुत सी समस्याओं का हल होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द का अर्थ बताइए। निम्नलिखित शब्द का अर्थ बताइए। शिक्षित का अर्थ क्या होता है? जो पढ़ना न जानता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो खेती करता हो, इनमें से कोई नहीं। आपने सोच लिया उत्तर? चलिए अब मैं बता दूं। जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा हो। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द बताइए। शिष्य का विलोम शब्द क्या होगा? गुरु क्या होगा? शिष्या, अशिष्या,
गुरु, इनमें से कोई नहीं। अब सोचिए, सोच लिया है आप लोगों ने? शिष्य का विलोम शब्द, चलिए मैं बता देती हूँ। इसका विलोम शब्द होगा गुरु। इसका विलोम शब्द होगा गुरु। अब चले, निम्नलिखित संज्ञा शब्द का भेद बताइए। ये जो शब्द है पाठशाला, इसका भेद बताइए संज्ञा में। ये पाठशाला आया हुआ है, पाठशाला किसको बोलते हैं आपको अपठित गद्यांश के आधार पे समझ में आ गया होगा। चलिए क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या पुल्लिंग। आपको संज्ञा शब्दों के आधार पे भेद बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब यह देखिए, आपके सामने एक वर्ग पहेली है। वर्ग पहेली है यह। आप एक काम करें, आपके पास मैंने कहा था कॉपी लेकर रखें। आप लोग जल्दी से इस वर्ग पहेली को तुरंत बना लीजिए। इसी समय वीडियो को पॉज करके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कितनी योग्यता है समझने की, तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ इस वर्ग पहेली को अब जल्दी से बना लीजिए। जब आप बना लेंगे तो देखिए, आपको यहाँ पर मैंने 1-2 अक्षर भी दे दिए हैं और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न इसके बाद स्लाइड में आएंगे। तो आप जब प्रश्न देखेंगे उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ जो हिंट्स दिए हुए हैं, इससे आप आसानी से वर्ग पहेली हल कर लेंगे। और इसके जो प्रश्न हैं वो अपठित गद्यांश के अंदर से ही है। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको वीडियो को एक बार रोक के आप इस वर्ग पहेली को कॉपी में बना लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि या आशा करती हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थियों ने वर्ग पहेली बना लिया है। चलिए आगे अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को हल करते हैं। वर्ग पहेली के आधार पर उत्तर दें। ऊपर से नीचे 1 नंबर का है, वर्ग पहेली का 1 नंबर प्रश्न है। ऊपर से नीचे अलावा का समानार्थी शब्द अपठित गद्यांश से चुने। अलावा का मतलब होगा यहाँ पर अन्य, खेलकूद, अतिरिक्त, इनमें से कोई नहीं। देखिए अपठित गद्यांश में तीनों शब्द हैं। तो आप लोग ने अगर ध्यान से देखा है तो आप उत्तर जरूर बता सकते हैं। चलिए अब मैं आपको उत्तर बता देती हूँ। आपने जो सोचा है अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब अलावा। आगे बढ़ें। दाएं से बाएं परिश्रम का समानार्थी शब्द। देखिए मैंने अपठित गद्यांश के समय पढ़ते वक्त भी आपको बताया था। चलिए देखिए, याद करिए आप। पहला विकास, प्रगति, मेहनत, इनमें से कोई नहीं। मैंने वह शब्द जोर से बोला भी था पढ़ते वक्त कि परिश्रम का ये समानार्थी शब्द हो सकता है। उत्तर होगा मेहनत। मेहनत, परिश्रम का होगा मेहनत। चलिए आगे बढ़े। ऊपर से नीचे तीसरा प्रश्न देखिए। ऊपर से नीचे आप वर्ग पहेली बनाए भी हैं। जो बच्चा नया नया जन्मा हो का शब्दार्थ अपठित गद्यांश से चुने। मैंने बोला भी है, जब मैंने अपठित गद्यांश पढ़ा है तो मैंने उत्तर और अर्थ बोला है। चलिए, पहला है शिशु, दूसरा है नवजात, तीसरा सक्रिय, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपने सोच लिया है? चलिए अब मैं उत्तर बताती हूँ आपको। नवजात। हाँ, प्रश्न क्या होगा उत्तर इसका? नवजात है ना पाठ में। चलिए आगे बढ़िए। चौथा दाएं से बाएं। अशिक्षित का विलोम शब्द अपठित गद्यांश से चुने। अशिक्षित का विलोम शब्द अपठित गद्यांश से चुने। अपठित गद्यांश में दिया हुआ है, आप लोगों ने ऐसा किया भी है कक्षा में। क्या होगा? अशिक्षित का अर्थ होगा शिक्षित, शिक्षक, अनपढ़, इनमें से कोई नहीं। अपठित गद्यांश में वो उत्तर दिया हुआ है। चलिए मैं बताती हूँ। उत्तर है शिक्षित। उत्तर है शिक्षित। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, तो वर्ग पहेली पर ये 5वां प्रश्न है। और प्रश्न है विद्यालय में पढ़ाने वाला। विद्यालय में पढ़ाने वाले का अर्थ जो नीचे दिया हुआ है, परंतु आपको चुनना है
कि वर्ग पहेली के अनुसार जो सही हो और अपठित गद्यांश में जो हो, यानी यह प्रश्न तो वर्ग पहेली से है ना, तो ऊपर से नीचे। पांचवा वर्ग पहेली में देखिए, आपको अनुमान लग जाएगा कि क्या उत्तर होना चाहिए। आप लोगों ने सोच लिया है? हाँ, चलिए मैं बता देती हूँ इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, इसका उत्तर है शिक्षक। यही है ना उत्तर? हाँ, तो ठीक है, यही तक रहा। उक्त वीडियो को देखने के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने में, अपठित गद्यांश से जुड़े प्रश्नों के प्रारूप को जानने में, अपठित गद्यांश के आधार पर अपना मूल्यांकन करने में। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।